हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस 2021 विज्ञान सीरीज। ठीक है, प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 5 और ये सारे क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट, इसमें टॉप महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हैं और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको भी देखिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में मिल पाएगा। कि कोई ऐसा ज़रूरी है नहीं कि शुरुआत के ही क्वेश्चन आए, लास्ट के क्वेश्चन आ गए तो इसलिए एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़। और तो आज की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस इज, सुनहरी या गोल्डन चावल है। गोल्डन चावल क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है चीन के पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म। ऑप्शन बी है लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। या फिर ऑप्शन सी है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी है चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो वो सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा। गोल्डन चावल जो है वो ट्रांसजेनिक चावल की एक किस्म है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से जैव संश्लेषित बीटा कैरोटीन के द्वारा चावल में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए, तो ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विटामिन ए जो है या फिर गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है। ठीक है, वो बताना है कि कौन सा फाइटर जेट है जो भारत में निर्मित है और हल्का युद्धपोत है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट तेजस। ठीक है, तेजस जो है भारत में निर्मित है और ये चौथी पीढ़ी का जो है सुपरसोनिक है और सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, तेजस जो है ये विकसित हुआ है एक देशी तकनीक से विकसित हुआ है। ठीक है, यानी कि देसी, इसमें कोई विदेशी चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। और इसका नामकरण जो है किसी ने किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो उन्होंने किया था। आंसर इसका तेजस हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि किससे कौन सी चीज़ संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर पृथ्वी है, त्रिशूल है, पिनाका है और फिर निशांत है। इधर सारे मिसाइलों के नाम दिए गए हैं और इधर उससे संबंधित कार्य के दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है। तो इसमें देखिए सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है वो पृथ्वी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी सतह पर रहेगा, इसलिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो ये पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, ए का पार्ट सही हो जाएगा 3 से सतह मिसाइल। त्रिशूल जो है, अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसमें जो है इसे भारतीय सेना में सम्मिलित कर लिया गया है। त्रिशूल जो है, त्रिशूल सतह से वायु तक मार करने वाला मिसाइल होता है। ठीक है, सतह से, यानी कि त्रिशूल के संबंधित अगर है तो आप इसे पता चल जाएगा कि सतह से वायु की ओर मार करने वाला ये मिसाइल होता है। तो आंसर इसका जो है 4 हो जाएगा, सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र। पिनाक जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये ए पार्ट हो जाएगा, बहुनाली रॉकेट प्रणाली। ठीक है, इसके बाद चौथा है निशांत। तो निशांत जो है ये चालक रहित विमान है। ठीक है, इसमें चालक नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक ये विमान है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण है दूरस्थ चालित यान। तो आंसर इसका डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मिलान करना होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग जो रोगों का प्रतिरोध करता है या रोगों से रोकता है, रोगों से बचाता है? कौन सा भाग होता है ब्लड का जो बचाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा या फिर फैट? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से शरीर को बचाना। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। मनुष्य में जो है डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन में नहीं होता, इसलिए ये हीमोग्लोबिन नहीं होता है डब्ल्यूबीसी में, इसलिए ये रंगहीन होता है। ठीक है, और इनकी संख्या जो है हीमोग्लोबिन से औरों से कम होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के
ब्लड में जो है इनकी संख्या 6 से लेकर 9,000 के बीच में होती है, ठीक है, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। परंतु जब रोग की अवस्था होती है तो इनकी संख्या अधिक हो जाती है, यानी अगर व्यक्ति जब रोग हो जाता है व्यक्ति को तो उनमें संख्या जो है इसकी अधिक हो जाती है, WBC। इसका निर्माण बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहाँ बनता है शरीर में, तो ये बोन मैरो में बनता है, ठीक है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, बोन मैरो के लिम्फ नोड में, ये भी याद रखना, लिम्फ नोड में, ठीक है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल जो है 4 दिन होता है, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन सिर्फ ये जीवित रहता है और इनकी मृत्यु जो है वो ब्लड कोश, ब्लड सेल में ही हो जाती है, ठीक है। और ये वस्तुतः जो है श्वेत रक्त कण शरीर में उत्पन्न रोगों का ये प्रतिरोध करता है, तो बताया गया। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। इससे संबंधित इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, मतलब कि बगैर चेक किए हुए कौन सा रक्त उसे ब्लड डोनेट किया जाता है, उसके शरीर में दिया जा सकता है, ठीक है। ये बताना है अगर दुर्घटनाग्रस्त है तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो O- हो जाएगा, बी पार्ट। O- जो व्यक्ति अगर है तो कोई भी व्यक्ति है तो उसको चढ़ा दिया जाता है। क्यों चढ़ा है, क्योंकि इसमें जो RH+ और RH- फैक्टर होता है। तो देखिए अगर RH व्यक्ति का रक्त अगर RH- व्यक्ति को दिया जाए तो वो RH- वाले शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त है और उसे ब्लड की ज़रूरत है तो और किंतु उसके जो है रक्त समूह या ब्लड का जो है परीक्षण करने का समय नहीं, तो उसे O- रक्त दिया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में किस यौगिक को जाना जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जो है स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे शरीर में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न होने वाला पद है, कौन सा पद है ये बताना है, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक ATP का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसको भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म बनता है और ये जो है क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होता है, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 32 होती है, ठीक है। ग्लूकोज के अपघटन से ये बनता है 12 और सांस में ये जो है श्वसन में 8 बनता है और जल के अपघटन से 2 अणु बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 36 + 2 यानी कि 38 ATP बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथ या ग्लैंड जो है अश्रु स्रावित करती है या अश्रु निकालती है, आंसू निकलता है किस ग्लैंड से, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लैक्रिमल ग्लैंड से जो है आंसू निकलते हैं। लैक्रिमल ग्रंथ जो है एक जोड़ी बादाम के आकार की ये बहिस्रावी ग्रंथ होती है जो आँखों के ऊपरी हिस्से में ये स्थित होता है, ठीक है। इससे 3 प्रकार के आंसू निकलते हैं। पहला है बेसल, ठीक है, बेसल जो है ये सामान्यतः तरलता का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है रेफ्लेक्स, ठीक है, ये बाहरी धूल कण, तेज हवा या तेज बिजली के कारण जब उत्सर्जित हो तब ये काम करता है, ठीक है, रेफ्लेक्स। इसके बाद तीसरा है इमोशनल, ठीक है, इमोशनल। तो ये जो है 3 प्रकार के इसमें आंसू निकलते हैं, ठीक है। इमोशनल में तनाव या भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है तब ये इमोशनल टाइप के आंसू निकलते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के आंसू निकलते हैं, उसका आंसर हो जाएगा लैक्रिमल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है ये बताना है इनमें से, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं होता है। बाकी ये साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, ये सभी जो है प्लांट हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ये
लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को कम करती है। ठीक है, तो आंसर इसका इंसुलिन हो जाएगा, जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, आंसर इसमें बताना है कि कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो देखिए, एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक में हड्डियों के नाम है और उससे संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, तो इसका मिलान बताना है किससे कौन सा चीज़ संबंधित है, कौन सी हड्डी किससे संबंधित है। ठीक है, तो उरोस्थ या फिर ब्रेस्ट बोन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए स्टर्नम से संबंधित। ठीक है, आंसर इसका स्टर्नम हो जाएगा उरोस्थ का। ठीक है, स्टर्नम जो ये बीच में ये पसली जो सामने सीना होता है ना, सीना के बीचों बीच में जो होता है इसको स्टर्नम कहा जाता है, जहाँ से हड्डियाँ जुड़ी होती हैं सीने वाली, तो उसे स्टर्नम कहा जाता है। कॉलर बोन जो है इसका संबंध है क्लेविकल से। ठीक है, आंसर इसका 1 हो जाएगा। कॉलर बोन का संबंध क्लेविकल से होता है। और नी कैप का संबंध जो होता है वो पटेला से होता है। ठीक है, और सोल्जर ब्लेड का संबंध जो होता है वो स्कैपुला से होता है, स्कैपुला। तो इस तरीके से इसका मिलान आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन जो है स्टर्नम से संबंधित, कॉलर बोन जो है क्लेविकल से संबंधित है, नी कैप जो है पटेला से संबंधित है, और सोल्जर ब्लेड जो है स्कैपुला से संबंधित है। इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन भी दिया गया है, कीटनाशक, विटामिन, स्टेरॉइड या फिर एंजाइम। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक एंजाइम होता है। ठीक है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो एंजाइम हो जाएगा, डी पार्ट। और सॉरी, इसमें एंजाइम नहीं होगा, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट होगा, एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड इसका होगा। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉइड होता है, तो आंसर इसका होगा सी पार्ट, एस्टेरॉइड। ऐसे ही कर लीजिएगा थोड़ा। और एंजाइम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कुछ बातें। तो एंजाइम जो है क्रिया में जो उत्प्रेरण का कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है मानव शरीर में एंजाइम जो। ठीक है, और एक कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय रोग या धमनियों या पक्षपातों के दृढ़न जैसी समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, स्टेरॉइड। कीटनाशी जो है ये कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे डीडीटी बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया था, ये बहुत पूछा गया, तो फंक ने किया था। ये नाम याद रखना, फंक ने जो है विटामिन का खोज किया था सन 1911 ईस्वी में। और ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कैलोरी कुछ नहीं मिलता है, परंतु ये शरीर के उपापचय में आवश्यक होता है। तो आंसर इसका जो है मेन हो जाएगा सी पार्ट, एस्टेरॉइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है पाचक प्रक्रिया होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव जो होता है ये कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है, पहली बात। और प्रोटीन जो होता है वो जटिल अणु होता है एक तरीके से, तो इसका अमीनो अम्ल एक सरल अणु होता है, उसमें ये तोड़ देता है, विघटन कर देता है। इसी प्रकार ग्लूकोज है, CO2 और H2O में विघटन हो जाता है श्वसन प्रक्रिया में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण हो जाता है, संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहा जाता है इसको। और अमीनो अम्लों का प्रोटीनों में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, इसे भी संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसमें जो है ट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ट्रिप्सिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ये इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, एमाइलेज के बारे में, ये मंड को जो है घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, तो लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड वसाओं को, फैट को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो चीज़ें कुछ याद रखना। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है।
ठीक है। तो देखिए इसमें उत्तरदायी होता है डीएनए, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण जहाँ आ जाएगा वहाँ डीएनए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड की खोज जो है फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में किया था, जबकि इसकी रचना के बारे में सर्वप्रथम जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है डीएनए के बारे में, वाटसन एंड क्रिक के बारे में, तो ये आपको याद रखने है। वास्तव में डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है, तो इस तरीके से डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण यानी कि सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऊतक क्षय, डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। जीव कोशिका में गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, एपोप्टोसिस, इसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में जो है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण होता है। इस क्रिया में कोशिकाओं के अणुओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो आंसर इसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है ये बताना है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। ठीक है। जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ होती थी, चोंच में दांत होता था और अगले वाले पद में जो है उसके अगले वाले पैर में अंगुलियों पर पंजे थे। तो इस युग में सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी में अगर देखा जाए तो डायनासोर पाए जाते थे, जो लगभग 600 करोड़ वर्ष किसी खगोलीय दुर्घटना के परिणाम स्वरूप डायनासोरों का सर्वनाश हो गया, जिससे प्राणी जो है सदा के लिए विलुप्त हो गए। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो खुर जैसे गाय का जो पैर के निचले का जो भाग होता है उसे खुर कहा जाता है, तो ये बताना कि ये उस टाइप का खुर नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। हिरण है, गीदड़ है, जेब्रा है या फिर घोड़ा है। ठीक है। तो इसमें देखिए हिरण में भी होता है, जेब्रा में भी होता है, घोड़ा में भी होता है, जबकि गीदड़ में जो है खुर नहीं होता है। गीदड़ में इनका पंजा होता है। ठीक है। शेर की तरीके से, और गीदड़ का जो जयकाल जो होता है इसका देखना कभी, इसमें पंजे होते हैं, इसमें 5 उंगलियां इनकी टाइप की होती हैं। तो आंसर इसका जो बी पार्ट सही हो जाएगा, गीदड़। ठीक है। खुर पाए जाने वाले कुछ जंतु हैं जैसे जिराफ है, गैंडा है, ठीक है, हिरन है, बकरी है, गाय है, बैल है, इनमें सब में जो खुर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से सांस लेने वाला जीव का नाम क्या है। तो त्वचा से सांस जो है वो मेंढक लेता है, फ्रॉग। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, मेंढक। मेंढक में त्वचा के द्वारा सांस लेने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। सांप, कछुआ आदि उभयचर वर्ग के प्रजातियों में त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कछुआ और मेंढक जो कि त्वचा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपि है ऐप, जिसे कहते हैं स्मॉलेस्ट मैन लाइक एपिज, कौन सा ये बताना है। गिब्बन है, चिंपैंजी है या फिर गोरिल्ला है या फिर औरंगुटान है। तो देखिए इसमें जो है आंसर इसका हो जाएगा गिब्बन। ठीक है। गिब्बन जो है मानव के सबसे लघुत्तम कपि है और यह कप जो है भारत में पाया जाता है। गिब्बन जो है हीन कप की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकप की श्रेणी में आते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है। यानी कि द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। ठीक है। क्या कहा जाएगा। तो इस तरीके की स्टडी जो है वो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। ठीक है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। और नीथोलॉजी में जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और नीथोलॉजी में, ठीक है, ओंकोलॉजी में जो है कैंसर रोग के निदान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कैंसर रोग से संबंधित
अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ कैंसर डिजीज, तो वो उस ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और एक है टेरोटोलॉजी। तो टेरोटोलॉजी के अंतर्गत जो अप्राकृतिक रूप से हुए मानव अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है, तो उसे टेरोटोलॉजी एक शब्द में कहा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग से ज़रूर सजेशन दीजिएगा कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए ये एंड करते हैं, अगला वीडियो कल आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, तैयारी करते रहिए आप सभी लोग।